हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे थे टीएसटी पीएचटी एग्ज़ाम 2025 में। आज हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन का आज दूसरा भाग देखेंगे। अगर आपने इसका रामचंद्र शुक्ल के जो महत्वपूर्ण कथन, अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे रामचंद्र शुक्ल के प्रति जो है रीतिकाल में जो मुख्य कवि हैं उनके प्रति इनकी क्या विचारधारा है आलोचक के रूप में। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण रामचंद्र शुक्ल के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है उनकी किस किस के अंतर्गत प्रसिद्धि में कार्य जो है उल्लेखनीय है, तो इसके जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के ये आचार्य कहे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख बोल सकते हैं साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म होता है वह 1884 के 4 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका जन्म होता है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। और रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के आचार्य तो हैं ही, साथ ही साथ ये प्रमुख इतिहासकार भी हैं, एक प्रमुख आलोचक के रूप में भी जाने गए और निबंधकार के रूप में भी जाने गए, कोशकार के रूप में भी जाने गए और बोल सकते हैं अनुवादक के रूप में, कथाकार के रूप में और कवि के रूप में भी जाने गए। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास के आचार्य होने के साथ साथ इन्होंने जो है वैज्ञानिक प्रणाली में लिखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। यानी जो हिंदी साहित्य लिखने का जो श्रेय है वैज्ञानिक तरीके से लिखने का, तो यह भी जो है इन्हीं को जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी को। ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास संहिता यानी कि जो वैज्ञानिक रूप से जो लिखते हैं उसी संहिता को तैयार करने वाले शख्स माने जाते हैं। कौन? तो रामचंद्र शुक्ल। ये जो है भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषण, क्या लिखा है? भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध इनके प्रमुख हस्ताक्षर है। अगर पूछा जाए कि निबंध में कौन कौन से जो है विधाएं हैं, तो भाव है, मनोविकार है। और ये जो भाव मनोविकार ये किससे संबंधित है? तो बोल सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक एक निबंध है जो कि प्रमुख हस्ताक्षर अर्थात इस रूप में ही इन्होंने प्रसिद्धि पाई। इन्होंने जो है 6वीं शताब्दी को हिंदी कविताओं तक जाकर नई नई जानकारी की भी खोज निकाली है। कौन? तो आचार्य शुक्ल जी। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी है और 1937 से 1941 के बीच इन्होंने हिंदी विभाग में अगुवाई भी की है। और इस तरह से इनकी जो उत्कृष्ट यानी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वह हिंदी साहित्य का इतिहास है और कविता क्या है और चिंतामणि जो इनकी प्रमुख रचनाओं में इन्होंने उत्कृष्ट कृतियां हासिल यानी प्राप्त की है। आगे जानते हैं कि इनकी जो प्रसिद्धि, अभी हमने बताया कि रामचंद्र शुक्ल की जो प्रसिद्धि है वह हिंदी साहित्य का इतिहास नामक शोधपरक किताबें लिखी गई है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह की पुस्तक है? तो बोल सकते हैं एक शोधपरक पुस्तक है। यह किताब जो है हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आज भी यह पाठ्यक्रम निर्माण में इस किताब का इस्तेमाल भी किया जाता है और इन्हें जो है हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी कहा जाता है। और ये मौलिक मनोवैज्ञानिक निबंध लिखते हैं। ये किस प्रकार का निबंध लिखते हैं? तो मौलिक यानी विचार को खुद तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये मौलिक मनोवैज्ञानिक निबंध भी लिखने का श्रेय आचार्य शुक्ल जी को जाता है। उन्होंने इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन एवं पाठ को समान महत्व भी दिया है। इन्हें जो है साहित्यिक प्रत्यय रस का प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से पुनर्व्याख्या की भी प्रस्तुत की है। इन्होंने शब्द सागर, क्या क्या बोला जा रहा है कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सुर तुलसी जैसे ग्रंथावली जैसे ग्रंथों का भी संपादन आचार्य शुक्ल जी ने किया है। आगे जानते हैं कि इन्होंने चिंतामणि नाम का जो है निबंध संग्रह भी आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। आइए अब हम जानेंगे कि आचार्य शुक्ल जी के जो संबंधित महत्वपूर्ण कथन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो कथन लिखा है कि मतीराम के प्रति, क्या लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो रीतिकालीन कवि हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। महत्वपूर्ण कथन यानी ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने जो रीतिकाल के कवि यानी जो मतीराम जी हैं उनके मतलब उनके बारे में क्या बात कहते हैं, किस तरह की आलोचना रखते हैं, तो
क्या बताते हैं कि आचार्य शुक्ल जी कि जो मतीराम जी हैं इनका सच्चा कवि हृदय था। तो यह किसके बारे में बात करते हैं, तो मतीराम के प्रति यह जो उनकी उक्तियाँ यानी कथन है। आगे क्या कहते हैं मतीराम के प्रति कि रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। आगे कहते हैं किसके लिए, तो भूषण के लिए ये कथन कहते हैं कि भूषण के लिए क्या कहते हैं कि उनके प्रति भक्ति सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रहती है या बढ़ती गई है। तो ये बातें किसके लिए कहा गया है, तो भूषण जी के लिए ये बातें आचार्य शुक्ल जी ने कही है। आगे क्या कहें कि भूषण जी के लिए कि भूषण जी जो हैं वो वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति लिए हुए हैं। तो ये बातें भूषण जी के लिए कहते हैं कि उनकी जो रचनाएं या कृतियाँ जो होती हैं भूषण जी की वो कैसी होती है, तो वीर रस के उद्गार की तरह होती है और सारी जनता के हृदय की संपत्ति मानी जाती है। तो ये बातें भूषण जी के प्रति आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। आगे कहते हैं भूषण जी के प्रति कि इनकी जो रचना होती है जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति भी बनी रहेगी। तो यह भी बातें भूषण जी के बारे में कहते हैं। आगे क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल के कवियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन क्या है, तो भूषण जी के लिए कह रहे हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। तो ये जो है छत्रसाल जी की जो वीरता है छत्रपति वाला, तो ये भूषण जी लिखते हैं। तो ये बातें आचार्य शुक्ल जी उनके प्रति कहते हैं। आगे कहते हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि भी हैं। कौन, तो भूषण जी। आगे कहते हैं सुखदेव मिश्र के लिए क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कि छंद शास्त्र पर इनका जो है साविशुद्ध निरूपण और किसी कवि के लिए नहीं किया। आती यह बातें किसके लिए कह रहे हैं, तो सुखदेव मिश्र के लिए कह रहे हैं। देव के लिए क्या कह रहे हैं, आचार्य देव के लिए क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कि ये आचार्य और कवि के दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। तो कौन आते हैं, देव। तो देव यानी रीतिकाल के कवि हैं देव। तो बोलते हैं आचार्य शुक्ल जी कि आचार्य के रूप में भी और कवि के रूप में दोनों रूपों में देव हमारे सामने आते हैं। आगे करें कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी और उनमें सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। तो ये बातें भी देव के लिए कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं आचार्य शुक्ल जी रीतिकालीन कवियों के लिए कि देव के बारे में कह रहे हैं कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही क्या है प्रगल्भ हैं और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए देव जी को क्या क्या नाम दिया, इनको आचार्य भी कहा गया और कवि भी कहा गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि आचार्य के रूप में और कवि के दोनों रूप में देव जी हमारे सामने आते हैं। तो ये बातें कौन कहता है, ये उक्ति किसकी, तो आचार्य शुक्ल जी की। सभी महत्वपूर्ण जो है उक्तियाँ हैं कथन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आगे कहते हैं कि श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। आगे कहते हैं इनकी रचना जो है वो कला पक्ष में संयत भाव पक्ष और रंजन कारिणी है। ये बातें किसके लिए कहा जाए, तो ये भिखारी दास के लिए कहा जा रहा है। तो आचार्य शुक्ल जी जो रीतिकाल के कवि हैं भिखारी दास जी, तो उनके बारे में कहते हैं कि इनकी जो रचना होती है भिखारी दास जी की, वह कला पक्ष में संयत होती है और भाव पक्ष में क्या होती है, तो रंजन कारिणी होती थी। ये बातें भिखारी दास के लिए कही जा रही है। आगे पद्माकर जी के प्रति कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा कोई नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस स्वप्रियता का एकमात्र कारण भी है। आगे कहते हैं ग्वाल कवि के लिए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकाल की जो सनक इनकी इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी। तो ये ग्वाल कवि के लिए जो है कथन कहते हैं। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि षट ऋतुओं यानी 6 ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत रूप से किया है। तो षट ऋतुओं का वर्णन कौन किया है, तो ग्वाल कवि। तो इन्होंने विस्तृत रूप से किया, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का रूप से इसमें प्रयोग करते हैं। कौन, तो ग्वाल कवि। आगे कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का भी अच्छा ज्ञान हो गया था। तो ये ग्वाल कवि के बारे में ये बातें कहते हैं कि उन्हें जो देशाटन का यात्राओं का अच्छा ज्ञान था और वे अलग अलग प्रांतों की बोलियों का भी वो अच्छा ज्ञान रखते थे। आगे कह रहे हैं कि अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई
पड़ता है। तो ये बात जो है भाषा योग वशिष्ठ रचना के प्रति आचार्य शुक्ल जी कहते हैं और कहते हैं कि जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। आगे कहा जा रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ जो है, अब आगे बताते हैं कि जो भाषा योग वशिष्ठ है वह परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भाषा योग वशिष्ठ जो पुस्तक है ये किस तरह की पुस्तक है। तो ये परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक है। और ये किसकी पुस्तक है, तो राम प्रसाद निरंजनी जी की ये प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। यह जो है कैसी पुस्तक है, तो यह गद्य की पहली पुस्तक है और यह पहली प्रौढ़ गद्य लेखक के द्वारा लिखा गया राम प्रसाद निरंजनी जी का है। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाका कहते थे। ये ईशा अल्लाह खां के प्रति बातें कहते हैं। आचार्य शुक्ल जी ईशा अल्लाह खान के प्रति कहते हैं कि जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को क्या कहते हैं, उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत को मिली हिंदी को भाका कहते हैं। ये ईशा अल्लाह खां के प्रति आचार्य शुक्ल जी का यह कथन है। आगे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी जो है रीतिकाल कवियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन के अंतर्गत कहते हैं कि अभी हिंदी की कविता हुई कहाँ। कहते हैं अभी हिंदी कविता हुई कहाँ, जहाँ सुर तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं है। ये बातें बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा यह कथन के बारे में यह बातें आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के बारे में कि इन्होंने हिंदी में कविता हुई कहाँ, जिस प्रकार सूरदास तुलसीदास बिहारी लाल आदि ने जैसी कविता की वह तो भाका है, हिंदी कहाँ है। तो ये बातें जो है आचार्य शुक्ल जी बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के बारे में कहते हैं। आगे कहते हैं कि आरंभिक काल में चारों लेखकों में ईशा की भाषा सबसे चटकीली, यानी ईशा अल्लाह खां की भाषा कैसी है, सबसे चटकीली है, मटकीली है, मुहावरेदार है और चलती भी है। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। आगे कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कि असली हिंदी का जो नमूना है, जो चीज़ें हैं, उसका उस समय जो है सबसे पहले लेकर कौन आए, तो राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। इसमें बड़ा काम उन्होंने यह किया कि आगे कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कि इससे बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले गए। तो यह बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रति आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि इससे बड़ा काम तो भारतेंदु जी ने किया और उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने साहित्य को एक नवीन मार्ग भी दिखाया और वे उसे जो है एक शिक्षित जनता को सहचर के प्रति भी आगे ले गए। कौन ले गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यह कौन कह रहा है, तो आचार्य शुक्ल जी। आगे कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में कहते हैं कि जो प्रेमघन है वो पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद जी की रचनाओं में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि उनकी जो रचनाएं होती है वो पुरानी परंपराओं का जो उसमें दिखावा अधिक होता है, यानी उसमें ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाती, पुरानी परंपराओं का जो है प्रचलन होता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब है कि भाषा से। तो प्रेमघन जी की जो पुरानी परंपराओं को से क्या तात्पर्य लगाते हैं आचार्य शुक्ल जी, तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो उनकी पुरानी परंपराएं होती है वो भाषा में उनके दिखाई देती, झलक आती है। तो ये बातें जो है आचार्य शुक्ल जी प्रेमघन के बारे में कहते हैं। आगे कहते हैं कि विलक्षण बात यह है, यानी अद्भुत बात यह है, विचित्र बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो है नाटकों से ही हुआ है। आगे क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कि जो आधुनिक गद्य साहित्य की जो परंपरा है, उसका जो शुरुआत है, उसका प्रवर्तन जो है वो नाटकों में ही प्रथम दिखाई देता है। सर्वप्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में कौन करता है, तो लाला श्रीनिवास दास जी को मानते हैं। कौन सी रचना है, तो परीक्षा गुरु। तो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा जो परीक्षा गुरु है वह आचार्य शुक्ल जी इसे हिंदी का मतलब बोल सकते हैं, हिंदी में जो है अंग्रेजी अनुवाद करके मौलिक उपन्यास का पहला उसे मौलिक उपन्यास मानते हैं। कौन, आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। आगे कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो भाषा को हरिश्चंद्र हिंदी कहा है, तो यह आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी ने भारतेंदु के नाटक जो है सत्य हरिश्चंद्र को बंगला से अनुदित नाटक माना है। तो आचार्य शुक्ल जी जो भारतेंदु चंद्र जी की नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, उसे बंगला से अनुदित नाटक मानते हैं। कौन, तो आचार्य शुक्ल जी। आगे कहते हैं कि वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। कौन था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो वे मानते हैं आचार्य शुक्ल जी कि जो भारतेंदु जी हैं वो सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि वाले थे। आगे कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि वे सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर
द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं। दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद की श्रेणी में भी दिखाई देते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे कहते हैं कि प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेषण माधुर्य है। तो यह भारतेंदु जी की जो कलाओं का, उनकी रचनाओं का विशेषता माधुर्य बताते हैं, श्रृंगारिकता बताते हैं। यानी कैसे श्रृंगारता है? तो प्राचीन है, और जो प्राचीन है वो नवीन के समान सुंदर यानी सामंजस्य लेकर के चलने वाले हैं। तो ये जो है आचार्य शुक्ल जी इस प्रकार मानते हैं। आगे कहते हैं कि श्रीयुत पंडित यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पहले ही क्या किया था? बहुत बड़ी आलोचना का रास्ता निकालने वाले कौन माने जाते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। आगे कहते हैं आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं देखा गया है। तो आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। आगे कहते हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंद खत्री थे। आगे देवकीनंद खत्री के बारे में आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि वो पहले मौलिक उपन्यास लेखक थे जिनके उपन्यासों में सर्वसाधारण, बिल्कुल साधारण धूम मच गई थी। तो ये काशी के कौन थे? बाबू देवकीनंद खत्री जी थे। आगे कहते हैं कि वे वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिसमें जीवन के विविध पक्षों का चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है। इसमें जो साहित्य कोटि में नहीं आते हैं। तो कौन नहीं आता? देवकीनंद खत्री उपन्यास। देवकीनंद खत्री जो उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि वास्तव में घटना प्रधान कथानक किससे लिखते हैं जिसमें जीवन के अलग अलग पक्ष का चित्रण भी कोई प्रयत्न वे नहीं करते हैं, इसलिए साहित्य की कोटि में ये इनको नहीं रखा जा सकता। तो ये मानने वाले हैं कौन? आचार्य शुक्ल जी देवकीनंद खत्री के प्रति, यानी कि उनके जो विधायक उपन्यास के प्रति ये चीज़ें उनका मानना है। आगे कहते हैं देवकीनंद खत्री के प्रति ही कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। आगे कहते हैं उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार कौन है? तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन जो है आचार्य शुक्ल जी जिनको साहित्य कोटि के अंतर्गत नहीं रखते हैं, उपन्यासकार के प्रति साहित्य कोटि के अंतर्गत किसको नहीं रखते? तो देवकीनंद खत्री जी को नहीं रखते हैं। और किसको रखते हैं? तो दूसरे मौलिक उपन्यासकार मानने वाले तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी को इन्हें साहित्य कोटि के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो कौन करता है? तो ये आचार्य शुक्ल जी ऐसे ऐसे लोगों को साहित्य कोटि के अंतर्गत मानते हैं और किसको नहीं मानते। आगे कहते हैं साहित्य की दृष्टि में उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। तो ये बातें आचार्य शुक्ल जी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि साहित्य की दृष्टि में उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के प्रति बात कहते हैं। आगे कहते हैं कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी ठहरती। इसके उपरांत जो है इसके बाद 11 वर्ष का समय, फिर धुलाई वाली का नंबर आता। तो ये जो है आचार्य शुक्ल जी जो उनकी इंदुमती इनकी जो रचना है किशोरीलाल गोस्वामी जी की, तो ये बंगला कहानी की अगर छाया नहीं होती तो ये हिंदी की पहली क्या होती? मौलिक कहानी बनती। किंतु ये बंगला से अनुदित किया गया, तो इसलिए इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी नहीं मान सकते आचार्य शुक्ल जी। इसलिए इनको जो है इसके बाद कहते हैं ये या तो फिर 11 वर्ष का समय रहता है या फिर धुलाई वाली का नंबर आता। आगे कहते हैं कि आचार्य शुक्ल जी रीतिकालीन कवियों कुछ महत्वपूर्ण कथन में आगे कहते हैं कि यदि गद्य की कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध किसकी कसौटी है? तो गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। आचार्य शुक्ल ने आगे कहा कि उसने कहा था नामक जो रचना है इसको क्या कहते हैं? इस कहानी को वे अद्वितीय कहानी मानते हैं। और ये उसने कहा था किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो ये किस तरह की कहानी मानते हैं आचार्य शुक्ल जी? तो इसे अद्वितीय कहानी मानते हैं। आगे कहते हैं इसमें पक्के यथार्थवादी, बीच में सुरुचि की चरम, मर्यादा के भीतर भावुकता की चरम उत्कर्ष, अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है और उसमें भीतर से एक प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। देखिए इसमें उसने कहा था नामक कहानी के अंतर्गत ये बातें जो है आचार्य शुक्ल जी महत्वपूर्ण कथन के अंतर्गत कहते हैं। ये चीज़ पूछी जाती है तो इसको ध्यान से देखिएगा। और कहते हैं कि केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार भी रहा है या करा नहीं रहा है। तो ये बातें उसने कहा था कहानी के प्रति, ये जो है इनके महत्वपूर्ण कथन है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं
कि इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो ये अभी बातें उसने कहा था कहानी के अंतर्गत, ये बातें उक्ति कहते हैं कि उनकी घटनाएं ही बोलती हैं, पात्रों की अपेक्षा कौन बोलता है, तो उनकी घटनाएं जो है वो लगता है कि बोल रही हैं। आगे कहते हैं आचार्य शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को लेखों का क्या कहते हैं, बातों का संग्रह कहते हैं। तो बातों का संग्रह किनको कहते हैं आचार्य शुक्ल जी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। यानी उनकी जो लेखनी होती है उस लेखनी को देखकर उनके बातों का संग्रह का उनको उपनाम देते हैं। आगे कहते हैं कि द्विवेदी जी जो है लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत ही मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। आगे कहते हैं पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। तो ये बातें किसके लिए कहा जा रहा है, तो ये गोविंद नारायण मिश्र जी के बारे में जो है ये कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कि ये जो है गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए, यानी उस तरह से उनकी जो है रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। आगे कहते हैं कि उनके अधिकांश लेख जो होते हैं वे भाषण मात्र होते हैं, स्थायी विषयों में लिखे हुए निबंध नहीं। तो ये बातें किसके लिए कही जा रही है, तो ये पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के बारे में आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि उनकी जो लेखनी होती है, उनकी जो लेख होती है वो ऐसा लगता है कि भाषण मात्र की तरह है, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध की तरह वो नहीं दिखाई पड़ते। आगे कहें कि यह जो है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली के लिए जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है वह किसी अन्य लेखक में नहीं मिलती है। अर्थात जो गुलेरी जी यानी उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं गुलेरी जी के प्रति आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि वे जो किस तरह के कहानीकार हैं, तो वह बेधड़क हम कह सकते हैं। अर्थात आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि उनकी जो शैली होती है वो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता जो टेढ़ापन है वह गुलेरी जी में स्पष्टता झलक दिखाई देती है, वह किसी अन्य लेखक में उनको दिखाई नहीं देती है। आगे कहते हैं कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि समालोचना के दो प्रधान वर्ग होते, कौन कौन से, एक निर्णयात्मक होते और एक व्याख्यात्मक होते। तो समालोचना के दो प्रधान वर्ग भी बताते हैं। इन पुस्तकों में एक मोहल्ले में फैली हुई बातें दूसरे मोहल्ले वाले को कुछ परिचित कराने का प्रयत्न रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पुस्तकों के लिए यह बातें कही जा रही है आचार्य शुक्ल जी के द्वारा। आगे कहते हैं कि द्विवेदी जी जो हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें यह भाषा की समझ और योग्यता थी उनमें उन्होंने उसमें क्या किया, सुधार किया। तो यह बातें जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यह जो है आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि उनकी जो लेखनी होती थी, जो भी रचनाएं करते थे उसमें जो है अव्यवस्थित व्याकरण चीज़ें नहीं दिखाई दे हुए जो है बिल्कुल स्पष्ट जो है नियम के अनुसार ही अपनी जो है रचनाओं में दिखाई पड़ती है। उनके प्रभाव से ही जो लेखक और जो अन्य लेखक कवि थे वे उनको यह देखकर वे सावधान हो गए और जिसके कारण जो भाषा में समझ रहती है, योग्यता रहती है, उसमें अन्य लोगों ने अपना सुधार भी किया। तो किसको देख करके ये किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। आगे कहते हैं कि प्रसाद जी जो है यानी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कहते हैं कि अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर चुना। तो अब आचार्य शुक्ल जी जो हैं वे दो लोगों के बारे में कहते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जो क्षेत्र था वह प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना, और जो प्रेमी जी किनको कहें तो हरिकृष्ण प्रेमी जी जो हैं वह मुस्लिम काल के भीतर चुनते हैं। तो प्रसाद जी के नाटकों में जो जैसे स्कंद गुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में यानी हरिकृष्ण प्रेमी जी का जो नाटक है वह रक्षाबंधन में जो है दिखाई पड़ती है। केवल प्रोफेसर नागेंद्र की सुमित्रानंद पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। तो यह छायावाद की आलोचना के संबंध में आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। आगे कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के बारे में कहते हैं कि इनकी जो काव्य कविताएं होती वह अधिकतर कैसी होती है, भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक होती है। तो ये हरिओत जी के बारे में कहते हैं। आगे कहते हैं कि गुप्त जी वास्तव में, गुप्त जी किसको बोले हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कहते हैं कि
गुप्त जी जो है वास्तव में कैसे कवि हैं, तो एक सामंजस्यवादी कवि, यानी सामंजस्य बैठाते रहते हैं, तो एक सामंजस्यवादी कवि हैं। तो किसके बारे में कह रहे हैं, तो गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जो कि एक राष्ट्रीय कवि हैं, तो उनके बारे में जो है उनको सामंजस्यवादी कवि मानते हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले वह कवि नहीं है, वह किसी मद या बेहोशी में झूमने वाले कवि नहीं, वो एक सामंजस्य लेकर के चलने वाले कवि हैं, लेखक हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला जो हृदय उन्हें प्राप्त है, तो उन्हें जो है सभी प्रकार की जो उच्चता है, क्योंकि उच्चता उन्हीं के अंतर्गत आ सकती है जो एक राष्ट्रीय कवि के रूप में सुशोभित हो, तो उनके अंदर सभी प्रकार की उच्चता दिखाई पड़ती है, झलक आती है, तो ये सब चीज़ें उनके हृदय में प्राप्त है, विराजमान है। प्राचीन काल के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह भी उनके अंदर यह दिखाई देता है। किसके अंदर, तो मैथिली शरण गुप्त के अंदर यह चीज़ें जो है आचार्य शुक्ल जी का मानना है। तो आगे चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आज हमने कुछ आचार्य शुक्ल जी के रीतिकाल के प्रति जो महत्वपूर्ण कवि हैं और जो अन्य अन्य कवि के प्रति उनकी आलोचना के बारे में क्या क्या आचार्य शुक्ल जी के कथन है, तो इस वीडियो हमने जाना। आगे जो है इस वीडियो का हम तीसरा भाग लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।